हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं सपना और स्वागत करती हूं अपने चैनल में जिसका नाम है लाइफ साइंसेस बॉटनी। और सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। और आज का टॉपिक है हैवी मेटल स्ट्रेस इन प्लांट्स, जो कि एक इसका फर्स्ट पार्ट जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ। हैवी मेटल स्ट्रेस या फिर हैवी मेटल टॉक्सिसिटी जिसका नाम था। तो हमने इसमें पढ़ा था कि हैवी मेटल्स कौन कौन सी आती हैं, जिसमें मरकरी, लेड, कैडमियम, निकल, बेरियम, क्रोमियम एक्सेट्रा जो हैवी मेटल जो कि नॉन न्यूट्रिएंट मेटल्स में आती हैं। और सेकंड जो है वो जो न्यूट्रिएंट या एसेंशियल एलिमेंट्स में जो आती हैं वो है मैंगनीज, मोलिब्डेनम, जिंक, कॉपर और कोबाल्ट। तो इसमें प्लांट्स जो है वो दो तरह के थे कि कौन ये जो प्लांट जो हैवी मेटल स्ट्रेस के साथ जो वो कोप अप कर लेते हैं वो दो तरह के प्लांट्स थे। एक था हैवी मेटल अवॉइडर्स या फिर स्ट्रेस अवॉइडर्स जिसको हम कह सकते हैं, और दूसरे थे हमारे पास एक्यूमुलेटर प्लांट्स। तो एक्यूमुलेटर प्लांट्स के हम लोग जो है वो एग्जाम्पल्स कर रहे थे। फर्स्ट एग्जाम्पल किया था हमने, तो फर्स्ट एग्जाम्पल था एस्ट्रागैलस और स्टैनले पिनाटा का, जो कि लेगुमिनेसी एंड ब्रासिकेसी फैमिली के मेंबर्स थे। तो इसमें मैंने बताया था आपको कि सेलेनियम जो कि एलिमेंट होता है, जो कि हैवी मेटल होता है, जो कि विद लो कंसंट्रेशन में ही टॉलरेट कर सकते हैं नॉर्मल प्लांट्स। लेकिन यहाँ पे ये दोनों प्लांट्स जो है वो इसको इतनी हाई कंसंट्रेशन में टॉलरेट कर सकते हैं। जैसे जब इनके सीड्स को ड्राई किया जाता है तो इनके वेट का जो वो 10% जो वो सेलेनियम मिलता है। तो इट मीन्स दैट कि वहाँ पे इतना ज़्यादा ये कॉप अप कर रहे हैं हैवी मेटल्स के साथ। सेकंड एग्जांपल है हमारे पास अ नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर endemic to nickel rich soil which contain in excess of 1000 microgram nickel per gram dry weight। कि ऐसे स्पीशीज भी हैं जो कि निकल रिच सॉइल में वहाँ के जो वो एंडेमिक हैं वहीं पे पाए जाते हैं। तो ये जो प्लांट्स हैं वो इतने ज़्यादा निकल जो है वो निकल के साथ जो वो कॉप अप कर सकते हैं कि इनका जो ड्राई वेट है उनको ड्राई वेट का जो वो 1000 माइक्रोग्राम निकल 1000 माइक्रोग्राम का मतलब हो गया 1 मिलीग्राम निकल जो है पर ग्राम ड्राई वेट का जो वो इसमें निकलेगा। एंड कंपेयर्ड विद नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन इन द ऑर्डर ऑफ 0.05 माइक्रोग्राम निकल पर ग्राम। जो नॉर्मल प्लांट्स होते हैं वो 0.05 माइक्रोग्राम निकल पर ग्राम जो है वो टॉलरेट कर सकते हैं। अभी ये माइक्रोग्राम का जो कंसेप्ट है वो आपको समझ आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 1 ग्राम में हमारे पास होते हैं 1000 मिलीग्राम्स। ओके, तो 1 मिलीग्राम में हमारे पास होगा 1000 माइक्रोग्राम्स। ओके, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम and 1 gram is equal to 1000 milligram and 1 milligram is equal to 1000 microgram। ओके, तो इतना आपको क्लियर हो गया। तो इतनी ज़्यादा कंसंट्रेशन जो है वो इन स्पीशीज़ में पाई जाती हैं, जैसे 1000 माइक्रोग्राम निकल पर ग्राम ड्राई वेट, कि 1 मिलीग्राम जो है वो एक ग्राम जो किसी भी प्लांट का जो वो ड्राई वेट का 1 ग्राम लिया और उसका कितने परसेंट जो है वो मतलब उसका जो वो 1 मिलीग्राम जो है वो निकल रहा है वहाँ पे। तो इतनी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन जो उसके साथ ही कॉप अप कर देते हैं ये प्लांट्स। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास, इट हैज़ बीन रिपोर्टेड दैट द बायोला कैलोमिनेरिया कैन accumulate the zinc and lead in excess of 10,000 microgram per gram dry weight। इतना ज़्यादा निकल और लेड जो है इतना ज़्यादा जो है ये अपने मतलब एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ये एक्यूमुलेटर स्पीशीज़ के एग्जांपल्स चल रहे हैं। तो इतना ज़्यादा एक्यूमुलेट कर सकते हैं अपने प्लांट बॉडी के अंदर। तो इसके साथ ये कॉप अप कर लेते हैं और आसानी से जो है वो हैवी मेटल स्ट्रेस को जो है वो टॉलरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि ये कैसे कॉप अप कर रहे हैं। इतनी सारी प्रोसेसेस आपको इतना ज़्यादा मैंने बताया कि प्लांट जो है वो इस तरीके से इतना ज़्यादा हैवी मेटल को जो है वो टॉलरेट कर रहे हैं या एक्यूमुलेट कर रहे हैं। तो हाउ प्लांट्स टॉलरेट सच हाई लेवल ऑफ टॉक्सिक एलिमेंट्स,
इतने ज़्यादा टॉक्सिक एलिमेंट्स जो है वो कैसे इसके साथ कॉप अप कर रहे हैं। तो इसमें हमारे पास हमारे जो प्लांट्स हैं उनके पास दो मेजर स्ट्रेटजीज हैं। These there are two major strategies both involving the detoxification of combining by combining the toxic elements with an organic molecule। कि जो टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं या टॉक्सिक मेटल्स जो वहाँ पे आ रही हैं उनको वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के साथ जो वो क्या करते हैं, कंबाइन कर लेते हैं। ठीक है, जिसके कारण जो है वो कंबाइनिंग के कारण जो है वो मेटल्स की जो प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की, जो किसी के साथ किसी ऐसे इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल के साथ ही कंबाइन कर जाए जो कि लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो खतरे की बात होती है। तो इसलिए प्लांट क्या करेगा कि ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो वो प्रोड्यूस करेगा जिसके साथ ये मेटल जो है वो कंबाइन कर जाएंगी, और कंबाइन करने के बाद जो है वो इतनी ज़्यादा वो टॉक्सिक नहीं रहेंगी। तो दो स्ट्रेटजीज कौन कौन सी हैं? फर्स्ट स्ट्रेटजी है जो दोनों ही स्ट्रेटजीज में डिटॉक्सिफिकेशन होती है, जिसके मतलब किसके साथ, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ जो है वो मेटल को कंबाइन करेंगे। तो फर्स्ट वाले में किसके साथ कंबाइन करते हैं? मैनी प्लांट्स आइसोलेट द मेटल्स in the form of low molecular weight organometallic compounds। तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? लो मोलिकुलर वेट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। कैसे? प्राइमरली बाय कंबाइनिंग द सल्फर कंटेनिंग, जो सल्फर कंटेनिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको मेटल के साथ कंबाइन कर देता है, सल्फर टू मेटल बाय सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड सच एज सिस्टीन। तो सल्फर कंटेनिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कौन से होंगे? सच एज सिस्टीन या मिथ्योनिन होगा, या इसके अलावा जो है वो ऑर्गेनिक एसिड्स, और ऑर्गेनिक एसिड्स सच एज एसीटेट, मेलेट और सिट्रेट, इन तीनों के साथ भी कंबाइन कर सकते हैं मेटल को। तो इनके साथ कंबाइन होने के बाद क्या बनेगा हमारे पास? लो मोलिक्यूलर वेट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, तो उसी के साथ जो है वो ये इसकी जो रिएक्टिविटी है मेटल की वो क्या हो जाती है? लेस हो जाती है, जिसके कारण जो ये टॉक्सिक नहीं रहती। तो सेकंड स्ट्रेटजी क्या है प्लांट की? मैनी अदर प्लांट सिंथेसाइज स्मॉल सल्फर रिच पॉलीपेप्टाइड्स। यहाँ पे तो हमारे पास जो वो सल्फर कंटेनिंग ऑलरेडी सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स थे या ऑर्गेनिक एसिड्स थे। तो यहाँ पे स्पेशली प्लांट जो है वो सिंथेसाइज करता है एक सल्फर रिच पॉलीपेप्टाइड, जिसको हम बोलते हैं फाइटोकैलेटिन्स। ठीक है, फाइटोकैलेटिन्स क्या होते हैं? फाइटोकैलेटिन्स बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है अलग से। तो फाइटोकैलेटिन्स जो है, दीज आर अनयूजुअल पेप्टाइड विच हैव जनरल फॉर्मूला क्या है इसका? गामा ग्लूटामिक एसिड, सिस्टीन एंड ग्लिसरीन। इसके साथ जो है वो ग्लिसरीन अटैच हो सकती है। तो ये एक यूनिट है ये कितनी भी हो सकती है? n = 2 to 8, 2 से लेकर 8 तक जो है वो कितनी भी हो सकती हैं इसकी ये यूनिट गामा ग्लूटामिक एसिड सिस्टीन की। तो इसके साथ जो है वो यहाँ पे ग्लाइसिन अटैच्ड होगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल है इसका फाइटोचेलेटिन का। तो ये स्ट्रक्चर है, ये एक तरीके से एक फाइटोचेलेटिन है। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर ऑफ गामा ग्लूटामाइल सिस्टेनाइल 3, तो ये यहाँ पे 3 यूनिट हैं इसकी, एंड ग्लिसरीन। ठीक है, तो ये फाइटोचेलेटिन एक एग्जांपल है फाइटोचेलेटिन का। अब ये फाइटोचेलेटिन जो है वो आते कहाँ से हैं? फाइटोकैलेटिन या फाइटोचेलेटिन, जो भी आप प्रोनाउंस करें, जो भी आपको सही लगे। द स्ट्रक्चर ऑफ फाइटोचेलेटिन इज सिमिलर टू दैट ऑफ ट्राईपेप्टाइड ग्लूटाथायोन। ट्राईपेप्टाइड ग्लूटाथायोन, इसका जनरल फॉर्मूला है GSH गामा ग्लूटामाइल सिस्टेनाइल ग्लाइसिन। ठीक है, द मोस्ट अबंडेंट थायोल इन प्लांट्स। थायोल मतलब जिसमें SH ग्रुप जो है वो कंपाउंड SH ग्रुप जो है वो अटैच होता है। ठीक है, तो ग्लूटाथायोन जो है वो मैक्सिमम कब प्रोड्यूस होता है? जब प्लांट को ऐसे कंडीशन में रखा जाता है जहाँ पे सल्फ़र जो है वो ज़्यादा हो जाए, सल्फ़र की मात्रा जो है वो ज़्यादा हो जाए, तब जो वो प्लांट ग्लूटाथायोन प्रोड्यूस करता है। अब ये ग्लूटाथायोन क्या क्या करता है? इसका काम क्या है प्लांट्स में?
it will detoxify the peroxides that are generated in the presence of active oxygen species. एक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज कोई भी हो सकती है, तो एक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जो है वो क्या करती हैं, दूसरे जो कि नॉर्मली एलिमेंट्स या नॉर्मल कंपाउंड्स जो वो प्लांट की बॉडी में पाए जाते हैं उनको भी फर्दर क्या करते हैं, टॉक्सिक मतलब टॉक्सिक एलिमेंट्स बनाते हैं एक तरीके से। तो यहाँ पे अगर जेनेटिक लेवल पे बात की जाए या सिग्नलिंग किस तरीके से होती है इसमें, तो जब भी ऐसी प्लांट्स को जब भी जो हैवी मेटल स्ट्रेस जो फील होगी या फिर कुछ भी ऐसा देखने को मिलेगा, तो प्लांट क्या करेगा, प्लांट के अंदर जो है वो कुछ एक रिसेप्टर्स हैं या सिग्नलिंग कैस्केड्स हैं, वो क्या कर जाते हैं, वो कैरी ऑन हो जाते हैं। जैसे सिग्नलिंग कैस्केड जो है वो यहाँ पे कैरी ऑन हो जाएंगे। तो मैनी ऑफ द डिफेंस मैकेनिज्म शोन बाय प्लांट्स दैट आर ड्यू टू मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ सिग्नलिंग कैस्केड्स। तो यहाँ पे सिग्नलिंग कैस्केड्स की बात वैसे जनरली हम बहुत ज़्यादा एक्सपेंडेड वे में नहीं पढ़ेंगे, हम जनरली जो है वो कौन कौन से रिसेप्टर्स जो वो इसमें स्टार्ट कर लिए जाते हैं वो देखते हैं। The receptor that are known to perceive the signal and well studied in plant stress and development include the receptors like protein kinases. Receptor like protein kinases यानी कि RLKs. Second, flagellin sensitive to FLS2 EFTU receptor जिसको EFR भी बोला जाता है, इथाइलिन रेजिस्टेंस 1/2। तो ये सारे के सारे जो वो रिसेप्टर्स हैं। तो इन रिसेप्टर्स फर्स्टली जो वो ये रिसेप्टर्स जो वो उनको एक्टिव कर दिया जाता है, या फिर मेजर सिग्नलिंग नेटवर्क वर्किंग इन द मेटल स्ट्रेस इन एडिशन टू अदर एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस। जो इनके साथ साथ जैसे आपको एक चीज़ का नॉलेज होनी चाहिए, जितनी भी स्ट्रेसेस होती हैं, चाहे प्लांट वाटर डेफिशिएंट स्ट्रेस है या फिर ड्राउट स्ट्रेस है या फिर कोई भी स्ट्रेस जो वो पाई जाती है, तो वो एक साथ जो है वो काम करती हैं। कि हो सकता है कि ड्राउट स्ट्रेस जो है वो वाटर इसके साथ जो साल्ट स्ट्रेस के साथ जो है वो कंबाइन करके काम करेंगी, तो इनके लिए जो जनरली मैकेनिज्म है वो सिमिलर होते हैं। जनरल मैकेनिज्म जो है वो सिमिलर होते हैं। जैसे अदर एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस आर केमिकल कैल्शियम सिग्नलिंग, हार्मोनल सिग्नलिंग या MAPK सिग्नलिंग। MAPK सिग्नलिंग मीन्स टू से माइटोजन एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेसिस सिग्नलिंग। तो ये सारे जो है वो यहाँ पे एक्टिवेट हो जाते हैं जब भी हैवी मेटल स्ट्रेस जो होती है प्लांट्स को। ठीक है, थैंक यू। एंड मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगर आपको कुछ इसके रिगार्डिंग पूछना है या फिर कोई इंक्वायरी है तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।